जय हिंद। मैं रणविजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल भारत 18 न्यूज़ पर। कुछ कहानियां होती हैं जिन्हें कह पाना आसान नहीं होता। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में सोचकर ही खून खौल उठता है। जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे बात करी थी निर्भया के बारे में। वो एक ऐसी कहानी थी जिसके बारे में इमेजिन भी करना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हमारी जनता आक्रोश में आ गई थी, वो सड़कों पर उतर आई थी और वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहती थी कि अपनी बेटी को इंसाफ मिले। इस घटना के बाद हमें कुछ ऐसा लगा था कि शायद जो कानून व्यवस्था है उसको टाइट किया जाए, शायद कुछ ऐसा किया जाए कि इस तरह के जो केस हैं वो आना बंद हो जाए। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे जो हमारी बेटियां हैं वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसा हमने सोचा था। लेकिन कुछ साल बाद एक ऐसी घटना दोबारा आती है जो कि वैसी ही दरिंदगी भरी थी। यह घटना है 27 नवंबर 2019 की, जिसने दोबारा पूरे भारत देश को शर्मसार कर दिया। इस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक परिवार जिसमें 2 बेटियां, माँ बाप, खुशहाल परिवार है। बेटी डॉक्टर है जो कि जानवरों की डॉक्टर है। जानवरों से उसे प्यार है। बहुत ज़्यादा खुशियां थी उस परिवार में, क्योंकि उस घर में बात चल रही थी बेटी की शादी के लिए। लेकिन बेटी कहीं ना कहीं टाल देती थी कि मम्मी अभी मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे जानवरों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। डेली उसका रूटीन था, जो उसका हॉस्पिटल था वो उसके घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पे था। उसका हॉस्पिटल शमशाद बाग में था। डेली वो वहाँ से अपने घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर अप डाउन करती थी। स्टार्टिंग वो अपनी स्कूटी से करती थी। जब वो घर से निकलती थी तो अपनी स्कूटी लेकर के जाती थी और आधे रास्ते पहुंचकर एक टोल प्लाजा पड़ता है जिसे टोडूपल्ली टोल प्लाजा है, वहां पहुंचती है। वो अपनी स्कूटी वहां खड़ी करती है। उसके बाद वो आगे का रास्ता कैब से तय करती है। ये उसका डेली का रूटीन था। 27 नवंबर को भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो टोल प्लाजा में अपनी गाड़ी खड़ी करती है और उसके बाद वो कैब लेकर के अपने हॉस्पिटल जाती है। अच्छा, उस दिन उसके परिवार को ये भी पता था कि आज बेटी को आने में देर हो जाएगी, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट एक डॉक्टर से है। वो अपना स्किन ट्रीटमेंट करवा रही थी, जिसकी वजह से उसे वहाँ जाना था। वो अपने ऑफिस से, अपने हॉस्पिटल से 6 साढ़े 6 के आसपास निकलती है, फिर डॉक्टर से मिलने जाती है। वहाँ से जब वो वापस आती है और टोल प्लाजा पहुँचती है तो देखती है उसकी स्कूटी पंचर है। अब ये देख करके, रात का समय था, 9 सवा 9 बजा हुआ था, ये देख करके कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो क्या करे, वो कैसे घर जाए, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करे। वहीं जो आसपास कुछ लोग थे उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अब वो ज़्यादा घबरा रही थी, क्योंकि जो लोगों की निगाहें थी वो उसे कहीं ना कहीं डरा रही थी। निगाहें बिल्कुल सही नहीं थी। लोग उसके पास आ रहे थे, ऑफर कर रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, यहाँ ये करते हैं, वो करते हैं, आपकी स्कूटी ले जाके बनवा देते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो वो अपनी बहन को मिलाती है। अपनी बहन को सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। वो बताती है स्कूटी पंचर है और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी निगाहें बिल्कुल सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसको घूर रहे हैं, गलत निगाहों से देख रहे हैं। कहते हैं जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर सिक्स सेंस होता है, वो बहुत तेज होता है। उनको पूर्वाभास हो जाता है कि सामने वाला उन्हें किस निगाह से देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। ये सारी चीज़ें उनको आभास हो जाती हैं। उसे भी ऐसा कुछ फील हुआ कि ये जो लोग हैं ये सही नहीं है, ये गलत लोग हैं। अब उसकी बहन बोलती है कि आप एक काम करिए, आप स्कूटी वहीं खड़ी कर दीजिए और आप कैब लेकर के घर वापस आ जाइए। अच्छा, आमतौर पे हम भी यही करते हैं जो उन्होंने किया, कि उन्होंने अपनी बहन को रिप्लाई दिया कि तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज करती हूँ, मैं किसी तरीके से वापस आती हूँ, मैं स्कूटी यहाँ पर छोड़ नहीं सकती। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे कल हॉस्पिटल भी जाना है, मैं कैसे जाऊँगी, चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगी। और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं स्कूटी खो जाने का डर था। अब ये एक छोटा सा डर था जो उसके दिमाग में था, उसको आगे वाले खतरे का पता नहीं था। अब यहाँ पर वो फ़ोन कट करती है। इसी बीच लगातार लोग उससे जुड़े हुए थे, बने हुए थे कि मैं आपकी मदद करता हूं। वहां पर एक व्यक्ति आता है, वो उससे कहता है कि मैं आपकी स्कूटी ले जाता हूं और स्कूटी को बनवा करके वापस आता हूं। मजबूरन उसे हाँ कहना पड़ता है। वो स्कूटी लेकर के जाता है।
थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और बोलता है कि सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, काफी वक्त हो गया है, यहां पर एक भी दुकानें खुली नहीं है, आप एक काम करो, आप हमारे साथ थोड़ी दूर चलो, वहां आपकी स्कूटी बन जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब घर का माहौल, घर में माँ बाप को यह पता था कि बेटी को लेट हो जाएगा। जब उसकी बहन ने दोबारा फोन किया करीबन 9:45 के आसपास, तो उसने पाया कि फोन स्विच ऑफ है। अब फोन स्विच ऑफ होने पर वो घबराई नहीं, उसे लगा कि शायद फोन चार्ज नहीं है और दीदी ने कैब ले ली होगी, तो कुछ देर में वो घर वापस आ जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं। वो लोग रिलैक्स होकर अपना घर के कामकाजों में लगे रहते हैं। जब काफ़ी देर हो जाती है और उसकी बहन वापस नहीं आती है, तो घर वाले घबराते हैं, बहन घबराती है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। वो भागते हुए टोडूपल्ली जो टोल प्लाजा है वहाँ जाते हैं। वो पुलिस स्टेशन पे भी जा करके वहाँ पर कंप्लेन लिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि जो मेरी बहन है उसके पास ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और काफ़ी वक्त हो गया है, वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। अब यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसा सुनने को मिला कि पुलिस वाले ने अपना कुछ एरिया बताया, कुछ इलाका बताया कि ये हमारे इलाके के बाहर की बात है, मैं इस इलाके का नहीं हूँ, मैं इस इलाके के बाहर चीज़ें नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। फिर वो उस जिस इलाके का केस था उस पुलिस स्टेशन पे जाती हैं। वो भी उसको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लेते हैं, लाइटली लेते हैं और अपनी तफ्तीश के लिए वो वहाँ पर टोल प्लाजा में पहुँचते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अक्सर हमारे आसपास ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो पुलिस है वो ज़्यादातर इलाकों पर फोकस करती है, जबकि हमारा संविधान, हमारा कानून ये कहता है कि सबसे पहले आप मदद करिए, इलाका बाद में देखिए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में पुलिस इलाका पहले देखती है, जो कि हमारी कानून की सबसे हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे कानून की। अब जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो ना ही वहाँ पर स्कूटी होती है। अब इस दौरान जो उनके परिवार वालों की स्थिति होगी, जो वो सोच रहे होंगे, जो वो महसूस कर रहे होंगे, शायद अगर आप उसको एक मिनट के लिए इमेजिन करें तो आप कर सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति होगी कि एक उनकी जवान बेटी घर आ रही थी, लेकिन अचानक वो घर नहीं आई, गायब हो गई, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, जिस जगह से उसका फ़ोन आया था वो उस जगह पर भी नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। वो किसी तरह इधर उधर भाग रहे थे कि बस उनकी बेटी मिल जाए। अब दूसरे दिन सुबह 7 बजे के करीबन जब एक किसान वहाँ से गुजरता है, जिस जगह ये कांड हुआ था उससे कुछ किलोमीटर दूर पर, वहाँ वो देखता है कि एक बॉडी पड़ी हुई है जो लगभग 100% जली हुई है। अब इस सिचुएशन में वो अपने गांव वालों को ये सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि ये मैंने वहाँ पर देखा। उसके बाद तुरंत सूचना जाती है पुलिस को। जब पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है तो देखती है और उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि अभी कल रात को हमारे पास एक वो इंक्वायरी आई थी, या बोल सकते एक कंप्लेन आई थी हमारे रात को हमारे पास कि एक लड़की गुमशुदा है, गायब है। उन्होंने तुरंत उसके फैमिली वाले को फ़ोन किया और कहा कि आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, इसकी शिनाख्त कर लीजिए, देख लीजिए। अब फैमिली के हाथ पैर फूल गए थे जब उन्होंने ये शब्द सुना कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो घबराए हुए वहाँ पहुँचे और कोशिश यही थी, मन में यही इच्छा थी कि काश वो मेरी बेटी ना निकले। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक जो बेटी है, जो उसका स्कार्फ था, उस स्कार्फ को देखा, और जो उनकी बेटी एक पेंडल पहनती थी, गणेश जी का एक लॉकेट पहनती थी, वो लॉकेट देखा, जिससे उन्हें पता चला कि ये उन्हीं की बेटी है। जब ये बात पुलिस को क्लियर हुई, पता चली, तो अब पुलिस भी बहुत तेज़ी में अपना काम कर रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है, ये बहुत बड़ा हत्याकांड है। अब यहाँ पर पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है, तेज़ी दिखाती है और सीसीटीवी कैमराज और जितनी भी उसकी जांच पड़ताल होती है वो चालू करती है। इस बीच जो उसकी डेड बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस 2 दिन के अंदर जो गुनहगार हैं, 4 आरोपी, उनको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान कुछ बातें सामने आती हैं जिसको सुन करके, जिसको आप जब सुनेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि क्या मानसिक स्थिति रही होगी उस समय उनकी। उन्होंने किस तरह प्लान किया, कैसे उसको लेकर के गए, कैसे उसे मारा। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चलता है कि इनका ये प्लान पहले से ही चल रहा था, क्योंकि ये रोजाना बेसिस पे देखते थे कि जो
वो टोल प्लाजा में अपनी गाड़ी रोकती है, उसके बाद कैब लेती है, वापस आती है, गाड़ी लेती है और अपने घर को जाती है। तो इन्होंने सुबह से ही प्लान बना रखा था और इन्होंने शायद उसकी स्कूटी पंचर करी थी। अब है तो वो उसके जाल में फंस जाती है। चारों लोगों का प्लान जो था वो सक्सेसफुल होता नजर आता है। वो चारों लोग ही लगातार उसके पास मदद का आश्वासन लेकर के जा रहे होते, मैं आपकी मदद करूंगा, आप परेशान ना हो। और उन चारों का नाम मोहम्मद आशिफ, नवीन, शिवा और केशुबुल्लू, ये चार जो थे क्रिमिनल थे, ये चार दरिंदे थे जिन्होंने वो दरिंदगी करी थी। इन्होंने बताया कि उसका जब ये उसको पकड़ के ले गए, ज़बरदस्ती ले गए, उसको एक प्लॉट में ले जाते हैं, खाली प्लॉट में, वहाँ उसको मारते हैं, घसीटते हैं, एक एक करके उसके साथ बलात्कार करते हैं। और वो चिल्लाए ना, उसकी चीख लोग तक जाए ना, इस वजह से वो उसके मुंह पर, नाक पर हाथ रख देते हैं, जिसकी वजह से दम घुटकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बावजूद वो लगातार एक एक करके उस पर बलात्कार करते रहते हैं और उसके सर पे वार भी करते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। इस दौरान उन्होंने नशा भी बहुत किया हुआ था और उसको नशे का पदार्थ, दारू भी पिलाते हैं, ड्रिंक भी, अल्कोहल भी पिलाते हैं, ताकि वो नशे में हो जाए, वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाए। अब जब वो अपनी हैवानियत को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद वो उसको वहां से कुछ दूर ले जाकर के फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक काम करो, इसको जला दो। ये आइडिया क्यों आता है? क्योंकि 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, उनको ये मालूम हो गया था कि फांसी जैसी सजा सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए होती है, फांसी सजा मिलती नहीं है। क्योंकि काफी लंबे वक्त तक वो निर्भया का केस चलता रहा था, 2019 में भी चल रहा था और उन्हें कोई फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन फांसी पे लटकाया नहीं गया था। तो उन्हें ये पता था कि हम आराम से छूट जाएंगे, हम आराम से बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उन्हें फांसी इस वजह से दी गई थी क्योंकि वो जो लड़की थी निर्भया, वो बच गई थी, उसकी सांसें चल रही थी। अगर इसकी सांसें हम रोक देते हैं तो हमारे ऊपर ना कोई शक आएगा, ना ही हम पकड़े जाएंगे, ना हमें सजा होगी। उन्होंने पेट्रोल लिया, पेट्रोल उसके ऊपर छिड़का और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया। जिंदा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो लगभग अधमरी हालत में थी या जिंदा थी, इसका कहना लगभग नामुमकिन है, या हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उस समय किस अवस्था में थी। उसे जला दिया। जलाने के बाद उसकी लगभग 100% वो जल चुकी थी। उसकी शिनाख्त होना लगभग मुश्किल था अगर उसके गले में वो गणेश जी का पैंडल ना होता। इस दरिंदगी से उन्होंने ये काम किया। ये एहसास जब उनके माँ बाप को हुआ, जब पुलिस वालों ने सुना, तो पूरे देश में फिर से सनसनी फैल गई कि किस तरीके से हम इस समाज को सुधारें। क्या हमारी बेटियां, क्या आपकी बेटियां सुरक्षित हैं? माँ बाप 50 बार सोचते हैं कि उनकी बेटी बाहर गई है, वो क्या कर रही होगी, बार बार परेशान होते हैं। वो बार बार फोन करते हैं सिर्फ इस वजह से कि बेटी सुरक्षित घर आ जाए। आप उस एहसास को महसूस कर सकते हैं कि आपकी बहन बाहर गई हो, आपको पता हो उसको, उसके ऊपर खतरा है, तो आप जो एहसास करेंगे वो हर वक्त माँ बाप एहसास करते हैं कि उन्हें पता होता है कहीं ना कोई खतरा उनकी बेटी पर मंडरा ही रहा है। ऐसी हैवानियत भरी जो हमारा समाज है, ऐसी हैवानियत भरे जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं, शिकार की तलाश में बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें आप भी महसूस कर सकते हैं, मैं भी। अब यहां पर जब पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, फिर कुछ लगभग 9वें दिन वो चारों आरोपियों को, चारों अपराधियों को उस घटना स्थल पर ले जाती है ताकि वो जो घटना हुई है उसको एक एक बारीकी तरीके से जांच करें। अब इस दौरान जब वो जांच कर रहे होते हैं तो उनमें से जो प्रमुख आरोपी था मोहम्मद आसिफ, वो और उसका एक साथी पुलिस वाले की गन छिना लेते हैं और उसके बाद पथराव करने लगते हैं। इस पर जो पुलिस वाले हैं सबसे पहले वो हवा में फायरिंग करते हैं उन्हें डराने धमकाने के लिए, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं और वो वार पे वार किए जा रहे हैं, तो पुलिस को काउंटर फायर करना पड़ता है, जिसमें चारों लोगों को गोली लग जाती है और वो वहीं ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। यहां पर चारों का एनकाउंटर हो जाता है। अब अगर बात करें तो हमारी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने फूल भी बरसाया कि पुलिस, जो हैदराबाद की पुलिस थी जिन्होंने ये कारनामा करा था, उनसे गलती से हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ बचाव के तौर पे किया। लेकिन ये जो पब्लिक ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन पर्सनल नहीं है, लेकिन जो पब्लिक का ओपिनियन था वो ये था कि ऐसे दरिंदों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। उन्हें भरे समाज में बीच में उनके गोली मार देनी चाहिए, उनको जला देना चाहिए। ये हमारे समाज की सोच है।
आपको क्या लगता है कि ऐसे गुनहगारों के साथ क्या करना चाहिए? ये ज़रूर आप अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ऐसी ही कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत 18 न्यूज़, रणविजय। थैंक यू।